नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चुनाव सामने हैं और हम चर्चा लेकर आपके बीच आ गए हैं। शशांक तिवारी हमारे राजनीतिक विश्लेषक, अखबार के मुख्य संवाददाता भी हैं और हम दोनों की चुनाव चर्चा को, जिसमें मैं किस्से कहानी सुनाता हूं, वो ठोस विश्लेषण सुनाते हैं, उसको लोग पसंद करते हैं। मुझको इधर उधर कार्यक्रमों में लोग मिलते हैं, कहते हैं हम आप दोनों को देखते रहते हैं। हालांकि कई महीने हो गए दोनों को साथ बैठे हुए, लेकिन अब लोकसभा चुनाव सामने है। भाजपा ने सबसे पहले बिगुल बजा दिया है 195 उम्मीदवारों की घोषणा करके। छोटा नहीं है, क्योंकि एनडीए को अपने साथी दलों को भी बहुत सारी सीटें देनी है, बीजेपी को, एनडीए के भीतर के साथी दलों को। तो ऐसे में बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी ये भी अभी तय नहीं है, लेकिन 195 बहुत होता है। एक पार्टी इतने संगठित रूप से इतने उम्मीदवार लेकर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के पूरे 11 उम्मीदवार लेकर सामने आ गई है। कल शाम को कुछ लोगों का कहना है कि कल शाम को बीजेपी ने चुनाव का एक हिस्सा तो जीत ही लिया है, केवल नामों से। पता नहीं जीता है कि नहीं जीता है, मैं अभी शशांक से पूछूंगा। फिलहाल आज हम यहाँ पर मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर चर्चा के लिए, जिसका पहला इंडिकेशन हमको मिला है चुनाव के माहौल का, भाजपा के उम्मीदवारों के नाम देखकर। क्या है शशांक, भाजपा के 11 नाम कल देख रहे हैं शाम से आप जी, कैसे हैं ये नाम? ये नाम ये है कि 3 महिलाओं को टिकट दी गई है। हाँ, इस बार हाँ, सरोज पांडे, रूप कुमारी चौधरी, हाँ, और कमलेश जांगड़े, हाँ, श्रीमती। तो ये दोनों, रूप कुमारी चौधरी और श्रीमती कमलेश जांगड़े, हाँ, ये पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। सरोज पांडे तो पहले लड़ चुकी है, रूप कुमार चौधरी पहले विधानसभा का चुनाव लड़ी, हाँ, लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ। और सरोज पांडे तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों में रह चुके, मेयर रह चुकी, 2 बार मेयर रह चुकी। मेरे ख्याल से वो मेयर रहते हुए ही विधायक भी बनी थी वैशाली नगर से। हाँ। और फिर बाद में लोकसभा चुनाव भी जीती वो। तो ये तो हुआ। और 2 सांसदों को रिपीट किया गया, विजय बघेल और संतोष पांडे। विजय बघेल को तो इसलिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने खड़े हुए थे, वो हार कोई हार मानी नहीं जाएगी जी। तो इसलिए उनको मिली होगी। लेकिन संतोष पांडे को क्यों मिली होगी टिकट? संतोष पांडे संघ पृष्ठभूमि के हैं। हाँ। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी सांसद थे, हाँ, सबसे ज्यादा मुखर संतोष पांडे ही रहे। हाँ, संसद में ऐसा। हाँ, तो इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि उनकी विधान संसदीय परफॉर्मेंस जो कहा जाए। जबकि उस संसदीय सीट में भाजपा कुछ सीटें हारी भी हैं, ज़्यादा हारी है। लेकिन वो बस्तर लोकसभा के प्रभारी थे और बस्तर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा विधानसभा चुनाव में, तो इसलिए उनको रिपीट किया गया। और जो 4 विधायक, जो 4 सांसद हैं, उनकी टिकट कटी। गुहाराम अजगल्ले, सुनील सोनी, चुन्नीलाल साहू और मोहन मंडावी। मोहन मंडावी कांकेर से आते हैं और बहुत कम वोटों से पिछली बार भी चुनाव जीत पाए थे। 5,000 से कम, 6,000 करीब, 6 साढ़े 6,000 वोट से जीते थे। हाँ। चुन्नीलाल साहू अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब वो विधानसभा में उतना अच्छा परफॉर्मेंस कुछ इलाकों में नहीं रहा उनका। तो कुछ इनके ही सारे हिस्से में गया। सुनील सोनी का थोड़ा सा चौंकाता इसलिए है क्योंकि खुद लोकसभा बहुत अच्छे वोटों से जीत के आए थे, करीब 3.5 लाख वोट से, 3,48,000 से। और विधानसभा में परफॉर्मेंस अच्छा रहा। फिर भी उनकी जगह, विधानसभा या लोकसभा? जो विधानसभा की जो, अच्छा, विधानसभा चुनाव में ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा। विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के किस्मत पे झाड़ू लग गया है यहाँ। जी बिल्कुल। तो यानी कोई आम आदमी पार्टी के लगाए नहीं लगा जी, भाजपा के लगाए ही लग गया, या कुछ लोग कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से जी। रायपुर संसदीय सीट में कुछ ऐसा हुआ है, लोग कहते हैं जी। अब ये तो बहुत सारे कारण हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सुनील सोनी को खुद को और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि रिपीट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उनकी जगह उनके ही अपन शुरू से चालू करते हैं शशांक, नहीं तो बात समंदर के पानी जैसे फैले रहेगी। सरगुजा, जहां से छत्तीसगढ़ की लिस्ट चालू होती है, अनुसूचित जनजाति की सीट है सरगुजा। इसके थोड़े से आंकड़े मैं एक पल में आपको बतला देता हूं। 2004 से लोकसभा के चुनाव शुरू हुए हैं यहाँ पर, 2004 से
2004 में यहाँ से बीजेपी के नंद कुमार साय 1,03,000 वोटों से जीते थे। ये जोगी सरकार के खत्म होने के बाद का था और नंद कुमार साय बड़े नेता थे उस वक्त बीजेपी के, आज शायद कहीं के नहीं रह गए हैं। वो 1,03,000 से जीते थे। इसके बाद अगला चुनाव 2009 का, इसमें बीजेपी के मुरारी लाल सिंह, ये 1,59,000 से 1.5 गुना हो गया था 2009 में। 2014 में बीजेपी के कमल भान सिंह मरावी, ये करीब करीब 1.5 लाख वोटों से जीते थे। ये करीब करीब कायम रहा 1.5 लाख के आसपास का। इसके बाद 2019 का चुनाव, जो कि पिछला चुनाव था, आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव में भाजपा ने सारे के सारे 11 बल्ब बदल दिए थे। कुछ फ्यूज हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, लेकिन असरानी ने एक इश्तहार में कहा था, ध्यान है ना आपको, सारे के सारे बल्ब बदल डालूंगा। कुछ वैसा ही भाजपा ने छत्तीसगढ़ में पूरे 11 बल्ब बदल दिए थे। कुछ बोल रहे थे मेरा फिलामेंट भी टूटा नहीं है, अभी जल रहा हूं मैं, अभी क्यों हटा दिए। पार्टी में जब जिसकी चलती है वो इतना चला सकते हैं, हटा दिया 11 के 11 लोगों को। तो उसमें कमल भान सिंह मरावी जो हैं, जो सांसद थे 2014 में, वो हटे। 2019 के चुनाव में रेणुका सिंह को टिकट मिली, वो भी 1.5 लाख वोट से जीत गए। 1.5 लाख का पहाड़ा चल रहा है सरगुजा में। इसके बाद अभी जो 2023 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें सरगुजा संसदीय सीट के तहत जो 8 शायद सीटें आती हैं विधानसभा की, उसमें 1,74,000 की लीड हो गई बीजेपी की, और बढ़ गई 1.5 लाख से बढ़ के 1,74,000, 2.25 लाख पहुंच गई है। अब 2.25 लाख के गड्ढे के साथ कांग्रेस वहां से शुरू करेगी, ऐसा ही है? बिल्कुल। अब क्या लगता है आपको, यहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट अभी बनाए गए हैं, चिंतामणि महाराज, ये पिछली बार कांग्रेस में थे। पिछली बार यानी ये विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस में थे। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा में आए, लेकिन चुनाव चालू हो गया था माहौल, तब तक वो कांग्रेस में थे। टिकट नहीं मिली थी। कांग्रेस के विधायक थे, छोड़ के सीधा बीजेपी में आए। उनके बारे में बता दूं कि वो चिंतामणि महाराज उधर के आध्यात्मिक गुरु रहे, गहिरा गुरु उनके बेटे हैं। और शुरुआत में समाज सेवा में सक्रिय थे, और उनके राजनीतिक में पदार्पण रविशंकर त्रिपाठी, वहाँ के बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे। अंबिकापुर को वो उन्होंने, उनकी पत्नी रजनी त्रिपाठी भी बाद में विधायक रही। उनकी डेथ होने के बाद भटगांव सीट से विधायक रही। बड़े दमदार नेता थे। उन्होंने उनको राजनीति में लाया और क्या सीधा अटल जी के साथ मंच साझा किया। अच्छा। तो पहली बार इस परिवार से राजनीति में कोई नहीं रहा था, फिर ये सीधे राजनीति में आए। और जब भाजपा की सरकार बनी, रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, तो ये संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष बने। उसके बाद ये चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव लड़ूं, इच्छा भी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तो टिकट नहीं मिले तो वो पार्टी छोड़ दी, निर्दलीय लड़ लिए, फिर वो अलग भी हो गए भाजपा से। लेकिन कांग्रेस में तुरंत नहीं गए? तुरंत नहीं गए थे। फिर वो विद्याचरण जी के संपर्क में आए थे उस समय। तो विद्याचरण जी ने फिर, अब वो सरगुजा के हैं तो वहाँ के मामले टी.एस. सिंहदेव देखते थे। टी.एस. सिंहदेव से जुड़े, फिर वो इनको 2013 में लुंड्रा सीट से उतारा गया, कांग्रेस ने लुंड्रा से विधायक बने। और वहाँ फिर 2013-14 में एक छोटा सा विवाद हो गया था, तो वो फिर उनकी सीट चेंज कर दिए और वो सामरी भेज दिए। तो वहाँ से भी 2018 में विधायक बने। बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और ये मुझको क्यों ध्यान पड़ रहा है कि जब इनके कांग्रेस छोड़ने की बात हो रही थी, बृजमोहन अग्रवाल वहाँ जाके इनके पास बैठे थे, बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो सब आए थे उसके, ऐसा ही हुआ था ना? ये जब आपको याद होगा पिछली बार जब 2.5 साल का एपिसोड हो रहा था, तो ये सिंहदेव के साथ छोड़ के इनके साथ भूपेश बघेल के साथ आ गए थे। तो टी.एस. स्वाभाविक तौर पर नाराज थे। कुछ वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं में ये बात थी कि ये भाजपा के लोगों को महत्व देते हैं,
तो उनकी टिकट कटने की चल रही थी, टिकट नहीं भी मिली, तो उनकी जगह विजय पैकरा को मिली सांभरी से। तो कुल मिला के फिर उसके बाद ये टिकट नहीं मिली तो भाजपा के लोग स्वाभाविक तौर पे इनके संपर्क में थे। कुछ ऐसा था क्या शशांक कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2023 के जी जिन दो लोगों की टिकट बाबा ने सरगुजा में कटवाई, जी टीएस सिंहदेव ने और बृहस्पति सिंह और चिंतामणि महाराज, जी, इन दोनों सीटों पे कांग्रेस ने जिसको टिकट दी जी या टीएस सिंहदेव ने दिलाई, जी, उन दोनों को सोच समझकर निशाना बनाकर हराया गया, कुछ ऐसा भी था? बिल्कुल ऐसा ही था। और लेकिन उससे माहौल बहुत खराब हुआ। उससे न सिर्फ 2 सीट बल्कि कई सीटें प्रभावित हुई। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका चिंतामणि महाराज, टीएस सिंहदेव ने उस वक्त कहा था कि मेरे परिवार की जो बेइज्जती करेगा मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो परिवार की बेइज्जती क्या अकेले बृहस्पति सिंह ने की थी कि चिंतामणि महाराज ने भी की थी? चिंतामणि महाराज सार्वजनिक तौर पे टीका टिप्पणी से बचते हैं। अच्छा। वो उनका ये कहना था कि वो कोल घोटाले के जो आरोपी है उनके संपर्क में आ गए थे। अच्छा। जैसे सूर्यकांत तिवारी वगैरह। अच्छा। इस तरह के कहना था। हाँ। टीएस सिंहदेव का चिंतामणि को लेके। अच्छा। हाँ, ये उनसे जुड़ गए हैं, ये ऐसा। अच्छा। हाँ, तो लेकिन भाजपा ने अभी कोई परहेज नहीं किया ऐसी चर्चा की वजह से टिकट दे दिया? नहीं, इनके जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो भाजपा मूलतः राजनीति में ज़्यादा नहीं रहे। लेकिन एक तरह से उनका जो आश्रम वगैरह जो भी है वो संघ से जुड़ा हुआ रहा है। एक तरह 2 बार विधायक कांग्रेस से 2 बार कांग्रेस से रहे हैं। तो अब ये है कि विधानसभा चुनाव टिकट इनको नहीं मिली तो भाजपा के लोग कोशिश कर रहे थे। तो अंबिकापुर, आपको याद होगा, अंबिकापुर की टिकट लेट घोषित हुई, लेट आखिरी में। तो ये चाहते थे कि टीएस के खिलाफ लड़ दूं। हाँ। क्योंकि वो सामान्य सीट है। हाँ। तो इन्होंने परहेज किया, लेकिन उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको लोकसभा लड़ाएंगे। ठीक। तो लोकसभा टिकट के लिए इनके पास विकल्प थे। इनसे ये भी कहा गया था कि भाई आप रायगढ़ भी देखिए। ठीक। कि आप दोनों जगह घूम रहे थे। हाँ। रायगढ़ में भी घूम रहे थे और यहाँ से भी। हाँ। तो अंततः इनको सरगुजा फाइनल किया गया। ऐसा? हाँ। सरगुजा में क्या लगता है आपको, कांग्रेस की यहाँ पे किसको टिकट मिलने की उम्मीद दिख रही है? देखिए, यहाँ हम भाजपा के उम्मीदवारों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सरगुजा की बात कर रहे हैं जी, तो साथ साथ लगे हाथों थोड़ा सा कांग्रेस की भी चर्चा कर लें। यहाँ जो भी होगा वो टीएस सिंहदेव की पसंद पे होगा, ऐसा मोटे तौर पे। और जो नाम आ रहे हैं उसमें शशि सिंह, हाँ, दिवंगत पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह, योगी के मिनिस्टर थे, तुलेश्वर सिंह की बेटी शशि सिंह है, जिला पंचायत की सदस्य हैं, अच्छी सक्रिय है। राहुल गांधी के साथ करीब 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। ऐसा? हाँ। तो ये नाम प्रमुखता से हैं। यानी चुनाव प्रचार में पैदल चलने में उनको दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत नहीं होगी, पूरी लोकसभा सीट घूम सकती हैं पैदल। इसके अलावा जो बड़ा नाम था और भूपेश बघेल जी चाह रहे थे तो वो थे अमरजीत भगत। हाँ। लेकिन उनके यहाँ ईडी का रेड इतना बड़ा हो गया। हाँ। कि खुद कल्पना नहीं कर पाए कि मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ पाने की स्थिति में होंगे। अब उनका नाम जो है वो एकदम रेड लेवल पे चले गया। बिल्कुल बिल्कुल। रेड लेवल बोल रहा हूँ मैं, रेड लेबल नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई गलतफहमी में ना आ जाए जी। रेड लेवल पे चले गया है, खतरनाक स्तर पे चले गया है, खतरनाक स्तर पे चला गया है। यानी आज वो उम्मीदवार बने कांग्रेस के, कल गिरफ्तार हो जाएं तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझको पता नहीं क्यों ये लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने ईमानदार लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हों चाहे भाजपा के, वो जिन 2-3 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी की कामना करते हैं, उसमें से अमरजीत भगत भी एक है कि इतना पैसा जिन्होंने कमाया है जी, भगवान इनको अब तो ले जा वहां पर जेल में, मैं ऊपर ले जाने का नहीं बोल रहा हूँ, अब तो ले जा इनको जेल में, ऐसा लोग मान रहे हैं। ऐसा कहीं आपको भी किसी ने कहा है क्या? जी, बहुत सारे लोगों का ये था। हाँ। वहाँ काफ़ी अमरजीत भगत व्यक्तिगत तौर पे तो भले आदमी हैं। हाँ। मिलनसार हैं। हाँ, मेरी भी एक मुलाकात हुई तो मुस्कुरा रहे थे देख कर वो। लेकिन जब विधानसभा चुनाव लड़े तो आपको याद होगा जगह जगह उनका विरोध भी हुआ था। तो ये बहुत सारे जमीनों के और इस तरह के लफड़े काफ़ी रहे अभी तो। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि रायपुर के आसपास सहारा का 100 एकड़, फलाने का 150 एकड़, इसका 50 एकड़ होटल खरीद लिए, बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीद ली, फैक्ट्री बहुत है। इतना चर्चा है कि खुद ईडी हक्का बक्का रह गया, वो इसके लिए दिमागी रूप से तैयार नहीं था जी। किसी ने मुझको कहा कि ईडी के लोग कामयाबी से सदमे में आ गए, ऐसे ही हुआ है क्या? बिल्कुल।
तो अब अमरजीत भगत तो यहाँ से कैंडिडेट बनने से रहे कि कांग्रेस बना सकती है अभी भी? मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी उस तरह का लड़ने की कांग्रेस बनाएगी, ऐसा भी मुझे संभावना कम लगती है। इसके अलावा एक नाम और भी हो सकता है, वो प्रेम साय सिंह टेकाम का। अच्छा, प्रेम साय सिंह टेकाम का भी स्कूल एजुकेशन में लंबे चौड़े घपलों को लेके, भ्रष्टाचार को लेके चर्चा है, लेकिन पुराने नेता हैं। हाँ। और अभी सबसे बड़ी चीज ये है, कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार ढूंढ रही है, हाँ, जो खर्च कर सके। तो उसमें अमरजीत को तो कोई बोला कि 11 सीट पे भी लड़वा सकते हैं। देखिए, अभी आज की डेट में स्थिति वही नहीं है कि वो हो सकता है ईडी की कार्रवाई और भी तेज चले। आज भी उनके 2-3 सहयोगी बाहर हैं, फरार हैं, आज भी सील नहीं खुल रहा है। किसी ने मेरे को कहा कि प्रदेश कांग्रेस का कोषाध्यक्ष जो है रामगोपाल अग्रवाल, वो भी फरार है। जी, ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो पार्टी कहाँ से पैसा लाएगी चुनाव लड़ने के लिए? जी, सूर्यकांत जेल में है, रामगोपाल फरार है। जी, तो ये समस्या तो है। हाँ, और ये बात सचिन पायलट तक पहुंचाई भी गई तो है। आपका कहना ये है कि प्रेम साय सिंह टेकाम जो है जी, इसको देने से पार्टी को फंड वगैरह का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा? वो पर्याप्त सक्षम 5 साल में हो चुके रहे हैं। और विधानसभा चुनाव नहीं लड़े तो उनके पास जमा पूंजी तो होगी। हाँ। ऐसा लोगों का मानना है। हाँ। और घपले घोटाले तो उनके विभाग में काफ़ी हुए हैं। हाँ। खुद भी बदनाम हुए थे, इसलिए टिकट भी कटी थी उनकी। यानी ये ऐसा हो गया कि जिसके विभाग में जितने ज़्यादा घपले हुए हैं जी, उसको चुनाव लड़ने के लिए उतना ही सूटेबल पा रहे हैं लोग कि एकदम काबिल है, ये तो लड़ ही लेगा, इसको पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी, ये तमाम किस्म के गलत काम भी कर लेगा, दारू भी बांट लेगा, पैसा भी बांट लेगा, क्योंकि सरकार चलाते हुए विभाग के भीतर जो किया है चुनाव में करने में क्या परहेज है, कुछ ऐसी हालत है। बिल्कुल। चलिए, ये सरगुजा हो गया। सरगुजा में आपका कहना है तुलेश्वर सिंह जी की बेटी शशि सिंह, इनको मिलने की एक गुंजाइश बनती है यहाँ। चलिए, हम अगले सीट पे चलते, नहीं तो मैं और आप किस्सा कहानी में ही, यानी मेरी किस्से कहानी में ही पूरा वक्त निकल जाएगा। अगली सीट हम आते हैं, ये फिर एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित एसटी रिजर्व सीट है रायगढ़ की। ठीक है जी। रायगढ़ सीट बड़ी दिलचस्प है, मैं बतलाऊं आपको। खासकर आज छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की सीट जो है इसलिए महत्वपूर्ण है, यहीं से विष्णुदेव साय बार बार जीते हैं इसी सीट से। बिल्कुल। राज्य बनने के बाद 3 बार यहाँ के सांसद रहे हैं, वो पहले भी रहे हैं शायद एक बार, राज्य बनने के पहले भी। हाँ। तो मैं राज्य बनने के बाद के आंकड़े आपको बतलाता हूँ। विष्णुदेव साय यहाँ से 74,000 वोटों से जीते थे। 2004 का लोकसभा चुनाव, 2009 में आ जाता हूँ जल्दी से, ये 55,000 से जीते थे, वोट कम हो गए थे इनके, थोड़े से लीड कम हो गई थी, लेकिन जीते थे आराम से। 2014 का चुनाव फिर विष्णुदेव साय जीते, इस बार 2.25 लाख करीब वोटों की लीड थी, 2,16,000 थी असल में विष्णुदेव साय। ये 3 चुनाव उन्होंने जीत लिए। 2019 सारे बल्ब बदल दिए गए थे जिनमें दमखम था। विष्णुदेव साय 2016 से जीते, 2,16,000 से जीते हुए थे, इनको भी बदल दिया गया। यहाँ से गोमती साय को टिकट दी गई, लीड गिरकर 66,000 पे आ गई, करीब 1/3 से कम आ गई लीड। खैर ठीक है, जीत गए। लीड से कुछ नहीं होता, संसद में वोट तो 5 लाख लीड वाले का भी एक ही रहता है और 500 लीड वाले का भी एक ही वोट रहता है वहाँ पे। लेकिन इस बार का जो लोकसभा का रायगढ़ लोकसभा सीट के तहत जो विधानसभा सीटें थी उन पे लीड जो है और गिर गई बीजेपी की। कुल 42,720 की लीड रही 2023 के चुनाव में, ऐसा ही रहा जी। अब यहाँ से पार्टी ने किसको घोषित किया है? राधेश्याम राठिया को बीजेपी ने कल शाम इसी रायगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। रायगढ़ सीट अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी है कि रायगढ़ शहर के विधायक जो हैं ओपी चौधरी, वो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। उन्होंने बजट पेश किया है अभी। वो यहाँ के हाउसिंग एनवायरनमेंट पर्यावरण मंत्री भी हैं, जिनके तहत पूरे उद्योग, पूरे ज़मीन के कारोबार, कॉलोनी, पर्यावरण, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, प्रदूषण निवारण मंडल सब आता है जी। तो ओपी चौधरी इतने ताकतवर मंत्री हैं, वहीं के रायगढ़ के ही हैं जी। उस रायगढ़ सीट से
राधेश्याम राठिया। राधेश्याम राठिया, इनका क्या है बैकग्राउंड? राधेश्याम रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री का भी विधानसभा सीट भी आती है, कुनकुरी। कुनकुरी। और दूसरे मजबूत स्वाभाविक है वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं। अब आपको थोड़ा सा दिलचस्प चीज़ ये बता दूं कि आमतौर पे पिछले 30-40 साल में भाजपा जशपुर इलाके से कैंडिडेट देती रही लोकसभा में। हाँ, ये पहला मौका है जब रायगढ़ सीट से टिकट दी गई है। अच्छा जी। जशपुर यानी वो क्या दिलीप सिंह जूदेव के प्रभाव नहीं, जैसे क्षेत्र कुनकुरी से लगातार विष्णुदेव साय, नंद कुमार साय, गोमती साय। अब आपको पुराने 77 में आप चले गए नरहरि प्रसाद साय, हाँ, जो केंद्रीय मंत्री थे, हाँ, इनके ताऊ जी थे विष्णुदेव साय जी के। साय समुदाय का वहाँ पे खासा असर है क्या? है, प्रभाव है, मतलब संख्या में अच्छे कंवर बिरादरी के हैं, अच्छी खासी संख्या है। सरगुजा में गोंड जाति की जनजाति के लोग ज़्यादा हैं, और यहाँ कंवर कम ज़्यादा है। तो अब ये राधेश्याम राठिया को दी गई। ये धर्मजयगढ़ विधानसभा से टिकट के दावेदार थे। ठीक। ये जनपद सदस्य रहे, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य रहे, किसान मोर्चा के भी पदाधिकारी रहे, काफ़ी सक्रिय है, युवा है और अच्छा जनाधार हैं। उनको टिकट नहीं भी ली विधानसभा में, लगातार 2 बार से 2018, 2023 में कोशिश कर रहे थे, नहीं मिली। लेकिन इस बार सीधे लोकसभा टिकट मिली ऐसा। तो अब ये इनके फेवर में ये है कि यानी दूध मांगोगे तो खीर देंगे जैसा हो गया इनके साथ। 2 बार से दूध मांग रहे थे, पार्टी ने नहीं दिया, इस बार सीधे खीर दे दी। जी। और इसमें थोड़ा सा जाति समीकरण के हिसाब से ये इनके लिए ज़्यादा स्थिति अनुकूल इसलिए नज़र आ रही है जो मुझे। एक तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र, दूसरा विधानसभा वित्त मंत्री का विधानसभा क्षेत्र, तीसरा पड़ोस में महासमुंद, रूप कुमारी चौधरी अघरिया बिरादरी से हैं, बिल्कुल। और यहाँ रायगढ़ में अच्छी खासी संख्या है अघरिया समाज की। ओपी चौधरी खुद भी तो अघरिया है समाज के, क्योंकि लोकसभा में पहली बार मतलब सालों बाद मिला है। तो इसका फर्क, इसका फायदा मुझे राधेश्याम राठिया को मिलता नजर आ रहा है पहली नज़र में। अभी तो कांग्रेस के कैंडिडेट किसको बनाएंगे ये सब अभी बात की बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कैंडिडेट अच्छे हैं ऐसा। जी। चलिए, बड़ी दिलचस्प। यहाँ रायगढ़ से कांग्रेस के पास कोई है क्या कैंडिडेट? कांग्रेस से बड़े नाम हैं। कोई मुझको कह रहा था मेनका सिंह का भी नाम वहाँ से जी प्रमुखता से। देखिए क्या है कि आपको याद होगा 2014 में मेनका सिंह की उम्मीदवारी लगभग डिक्लेयर हो गई थी जी। तो बाद में उनकी टिकट काट दी गई, आरती सिंह को दे दी गए थे। फिर इस बार उम्मीद है कि उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है, और थोड़ा सा क्या है, राज परिवार से है, सारंगढ़ राज परिवार प्रभाव है, और खुद भी एक चिकित्सा नाते खूब गांव में मेहनत करती, डॉक्टर रही हुई, काम किया है, लंबा समय काम किया हुआ है। ये एक उनके फेवर में जा रहा है। उसके अलावा जयमाला सिंह, उनका भी नाम है। हालांकि उनके भाई को अभी भाजपा ने राज्यसभा में भेजा है, सगे भाई देवेंद्र बाबू, तो थोड़ा सा वो कम हो जाता है। लेकिन वो भी राजघराने से है, रायगढ़ राजघराने से। अगर जीत जाए तो भाई बहन एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में, एक पार्टी से, एक दूसरे पार्टी से, ठीक नहीं लगता जरा सुनने में। इसी तरह एक विधायक हैं, लेलुंगा से टिकट कटी थी, चक्रधर सिधार, वो उनका नाम चर्चा में है। और जो एक ठेकेदार हैं सुरेंद्र सिदार, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं टिकट के लिए, जिंदल के यहाँ ठेकेदारी। ये जो बोल रहे हैं आप, उनकी क्वालिफिकेशन जो बतला रहे हैं जी, ये कांग्रेस की वर्तमान हालत को देखते हुए ठीक है? जी बिल्कुल। हाँ जी। यानी जितना काबिलियत आप गिना रहे हो जी। हालांकि मुझको लगता है कि मेनका सिंह जो हैं ये भी सारंगढ़ राज परिवार में रहती हैं, पूरा पैलेस में रहती हैं वो जी। मुझको मेनका सिंह के पति डॉक्टर परिवेश मिश्रा, उन्होंने मुझको न्योता भी दिया है वहाँ आने का जी। मैं जा नहीं पाया हूँ अभी तक। महल में रहती हैं, इसका मतलब है खर्च तो कर सकती होंगी। कांग्रेस पार्टी भी होशियार होगी अगर वो राजा रानी को टिकट देगी बजाय रंक को देने के। रंक तो चुनाव प्रचार छोड़ के कांग्रेस भवन में बैठ जाएंगे आके कि हमारे खर्चा दो ऐसा। तो उस हिसाब से ये जिंदल के ठेकेदार भी ठीक हैं जी, बिल्कुल। मेनका सिंह भी ठीक हैं जी। ये 2 लोग ठीक हैं मेरे ख्याल से। चलिए, अब उम्मीद करते हैं अपन अभी फिलहाल अपन केवल पासिंग रेफरेंस में जी। केवल चर्चा के लिए कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं जी। अगली सीट पे आए अपन यहाँ से। यहाँ बीजेपी के बारे में कुछ और है, रायगढ़ के बारे में यही है कि अब ये सीटें लगातार भाजपा के पास ही रही है।
और पिछली बार गोमती साहब मुख्यमंत्री खुद चूंकि उसी इलाके के हैं, वहां से सांसद रहे हैं, उनकी निजी प्रतिष्ठा भी इस सीट पे जुड़ी रहेगी। और वैसे भी मेरा एक ख्याल है दूसरा, मैं आपके मन में पूर्वाग्रह पैदा करना नहीं चाहता, हो सकता है आपके मन में कांग्रेस के लिए ज्यादा सद्भावना हो। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो लहर चल रही है, जो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, 100 रुपया पेट्रोल हो गया तो हम 400 रुपया भी खरीदेंगे, शेर पालना सस्ता थोड़ी पड़ता है, ऐसा बोलते हैं लोग। 400 रुपये में भी पेट्रोल खरीदने तैयार हैं लोग इस देश में, मोदी को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामलला हाल ये हो गया है कि हिंदुस्तान में 13,856 ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के समय में। इस आंकड़े को गंभीरता से मत लीजिएगा, मैं मजाक में बोल रहा हूँ। ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने एन उसी पल सिजेरियन करवा के अपने बच्चे पैदा करवाए। कई जगह राम नहीं हो पाए, सीता हो गई, कोई और हो गए, लेकिन करवाए उन्होंने, अपनी तरफ से पैदा करवाए उसी मुहूर्त पे। जिस देश में ऐसे समर्पित लोग हैं कि अपने बच्चे का प्राकृतिक जन्म छोड़ के उसको प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पे पेट कटवा के बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको ऐसे समर्पित देश में मैं मोदी के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा नहीं देखता हूँ। खतरा यानी जीत हार का खतरा तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। जो 400 पार या इस तरह का जो कुछ भी भाजपा का नारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें विष्णुदेव साय जैसे सज्जन और सीधे व्यक्ति की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी रही हुई है, लाइन से 3 बार तो राज्य बनने के बाद जीते हैं, वहां से सांसद बने हैं, एक बार पहले भी बने हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के समय। तो विष्णुदेव साय का इलाका एक, ठीक है। दूसरा, मोदी का जितना असर है वो, मोदी है तो मुमकिन है। तीसरा, रामलला। इन 3 के चलते हुए आपको कोई यहाँ खतरा दिखता है क्या भाजपा को? अभी कल सीएम ने यही घोषणा की थी अपने संसदीय में। और हाँ, कल शायद मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया भी था इसी जगह से खड़े होकर यहाँ पे, कि सीएम ने यहीं जशपुर इलाके में जाकर घोषणा की थी, रायगढ़ जिले में घोषणा की थी, जशपुर में ही, जशपुर इलाके में, कि किस तरह से 13,000 करोड़ रुपया किसानों को जो फर्क है, समर्थन मूल्य से जो कम मिला था वो फर्क की रकम दी जाएगी, किस तरह से तेंदुपत्ता खरीदा जाएगा, किस तरह से महतारी का पैसा दिया जाएगा। लबालब हो गया है। बाजार में दुकानदार जो हैं खराब सामान को भी निकाल के सजा लिए हैं कि बिक जाएगा इस सैलाब में, इतना पैसा है। तो यहाँ ठीक लग रही है कॉन्स्टिट्यूंसी आपको? हाँ जी। मेनका सिंह को अगर टिकट मिलती है तो उनके लिए खासा मुश्किल रहेगा। देखिए, अब उनका थोड़ा सा प्रत्याशी, इनका अपना राजमहल का प्रभाव तो है, हाँ, ये देखना है कि आने वाले समय में कैसे किस तरह लड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगली सीट पे आते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है जांजगीर चांपा। ये पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे निराशाजनक सीट थी 2023 के चुनाव में। ये अकेली ऐसी सीट थी जिसमें इस लोकसभा सीट की 8 में से एक भी विधानसभा सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी। आपको ध्यान है ना, भाजपा ने तय किया था अघोषित रूप से हर लोकसभा सीट से एक एक मंत्री बनाए जाएंगे। यहाँ बनाने के लिए मंत्री नहीं था उनके पास, विधायक ही नहीं था, मंत्री कहाँ से बनता। इसलिए इस बार जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई तो अमित शाह ने सबसे पहले यहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। जो बड़े मजबूत नेता रहते हैं वो बड़ी कमजोर जगह से शुरुआत करते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा आप। तो अमित शाह ने इसी जांजगीर चांपा से प्रचार की शुरुआत की। ये जांजगीर चांपा का थोड़ा सा इतिहास बता दूं 2 लाइन में। ये 2004 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी 11,000 वोट से हारी थी। यहाँ भाजपा की करुणा शुक्ला ने चरणदास महंत को हरा दिया था 11,329 वोट से। महंत जी हार गए थे। आज महंत जी का ये इलाका जो है एक विधानसभा सीट में जीता हुआ है कुछ महीने पहले। ये अलग बात है कि अभी वो कायम नहीं रह जाएगा शायद। तो करुणा शुक्ला उस वक्त बीजेपी में थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी, वो 11,000 वोट से जीत गई थी। अगला चुनाव 2009 का, यहाँ पर शिव कुमार डहरिया लड़े थे। शिव कुमार डहरिया, आप अगर भूल रहे होंगे, नाम उतर गया होगा ध्यान से तो बतला दूं,
अभी वही उनकी पत्नी का वो म्यूनिसिपल का क्या सामुदायिक भवन और लाखों करोड़ों का सामान उसमें लगा, ध्यान है ना आपको? वही शिव कुमार डहरिया जो कि म्यूनिसिपल मिनिस्टर थे, वही शिव कुमार डहरिया वो चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से, 87,000 वोट से ही हारे थे। इस बार फिर पार्टी शायद उन्हीं पे दांव लगाने वाली है। 87 का आंकड़ा क्या होगा वो देखना रहेगा। 2014 मोदी लहर चल रही थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे। यहाँ पर कमला देवी पाटले को बीजेपी ने टिकट दी थी, 2.25 लाख वोट से जीती थी वो। प्रेमचंद जायसी ये हारे थे 2.25 लाख वोट से। मोदी जी की लहर थी, सुनामी चल रही थी वो। अगला चुनाव था 2019 का, जो पिछला चुनाव था, इसमें फिर बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया था। जो 2 बार चुनाव लड़के जीत चुकी थी कमला देवी पाटले, उनको हटा दिया था। अच्छा 2.25 लाख वाट का बल्ब था लेकिन हटा दिया था। और गुहाराम अजगल्ले को बीजेपी ने टिकट दी थी, उनके खिलाफ रवि परसराम भारद्वाज। ये परसराम भारद्वाज बड़े नेता होते थे, शायद 5 बार के सांसद थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय ये सतनामी समाज के थे और बहुत बड़े नेता थे। वो 82,000 से उनके बेटे रवि परसराम भारद्वाज हार गए थे, 82,000 से। 2019 की बात है। 14 और 19 दोनों में मोदी जी का जलवा चल रहा था। 2023 का विधानसभा चुनाव, चरणदास महंत वहीं से, इसी इलाके से एक सीट से लड़ रहे थे जी। पास की ही एक सीट से लड़ रहे थे जी। और ये पूरा का पूरा जांजगीर चांपा का इलाका जो था जी, इसकी एक सीट कांग्रेस ने जीत ली थी विधानसभा में जी। ऐसे ही था बिल्कुल। अब वहां से किसको दी है बीजेपी ने टिकट जी? इस बार मौजूदा जो सांसद हैं गुहाराम अजगल्ले, उनकी टिकट काट दी गई। तो यहाँ से एक महिला नेत्री है कमलेश जांगड़े श्रीमती, उनको टिकट दी गई है। मुझको क्यों याद पड़ रहा है, आप पिछली बार जब यहाँ बैठे थे जी, गुहाराम अजगल्ले की तारीफ में आपने जी करीब 3-4 मिनट तक कुछ कहा था जी। बहुत सीधे हैं, बहुत ईमानदार हैं जी। उनकी ईमानदारी के कुछ किस्से भी आपने बताए थे जी। याद है? ठीक याद है क्या मुझको? इन्हीं के बारे में था ना? ऑपरेशन दुर्योधन में इन्होंने पैसे नहीं लिए थे। मना कर दिया था। बिल्कुल। एक और छत्तीसगढ़ के सांसद थे जो लेने तैयार थे, लेकिन गाड़ी पंक्चर हो गई थी स्टिंग करने वालों की, तो वो रायपुर आ गए थे। अब एक की तो सदस्यता चली गई, एक की सदस्यता, लेकिन ये जो है पैसा लेने से मना कर दिया। फिर क्यों टिकट कट गई? टिकट कटने के पीछे वो कारण ये है कि सभी सीटें हार गई। हाँ। लेकिन तर्क ये तो इनका ये था कि वहाँ नेता प्रतिपक्ष भी लड़ रहे थे। हाँ। नारायण चंदेल, वो खुद हारे। टिकट वितरण में इनका बहुत ज़्यादा पसंद नापसंद को ध्यान या सुझाव को ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन पार्टी एक मन बना चुकी थी कि चेंज करें और कोई जिम्मेदारी दें, इस तरह का। तो कोई बड़ी नाकामयाबी होती है तो एक बलि देने के लिए सिर ढूंढ लिया जाता है। तो इनका ढूंढ लिया गया था सिर। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, कभी राज्यसभा में बीजेपी पार्टी कुछ करे। बीजेपी घूम घूम के लोगों को, पुराने लोगों को मौका दे देती है कभी न कभी। और ये जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कमलेश जांगड़े जी, ये शक्ति महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। अच्छा। ये महंत जी नेता प्रतिपक्ष, उन्हीं के विधानसभा सीट से आती हैं। अच्छा। हाँ। अब इनको प्रत्याशी बनाया है, और लेकिन ये इस बार थोड़ा मुकाबला आसान नहीं रहेगा। वजह यह है क्योंकि भाजपा ये सारी सीटें तो लूज ख़त्म कर चुकी है, और समस्या इनके साथ ये है कि एक क्षेत्र विशेष में जान पहचान, जैसे शक्ति हो गया, जांजगीर पहले का ज़्यादा सुना हुआ नहीं है, मेरा ज़्यादा सुना हुआ नहीं है जैसे। लेकिन भाजपा के साथ एक दूसरी चीज़ है, जो राजस्थान में जिसको मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है जी, वो भी पहली बार एमएलए बने। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री बना दिया जी। तो ये संगठन में सक्रिय रही हैं, लेकिन ये 2-3 जगहों से क्षेत्र में फंसा हुआ क्षेत्र है, कसडोल तक, जयपुर वगैरह। लेकिन फिर भी भाजपा का संगठन अपने आप में बहुत मजबूत रहता है, बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। तो अब यहाँ कांग्रेस से जो 2 नाम चल रहे हैं, उस शिव डहरिया का और उनकी पत्नी का, तीसरे कोई दूसरे नाम पर विचार भी नहीं हो रहा है। और कौन करेगा इतना खर्च वहाँ पे? किसके पास इतना पैसा है? और वहाँ
शिव डहरिया के पास जरूर है, लोग बतलाते हैं जी। आप ही बतला रहे थे कुछ आरंग में प्लाटिंग वगैरह कई चीजें बतला रहे थे आप, काफी सुर्खियों में रहा है उनका, काफी सुर्खियों में रहा है। और भी म्यूनिसिपल में जितने घोटाले पूरे स्टेट में हुए जी, तो वो किसी को काबिल उम्मीदवार बना देते हैं जी। आर्थिक रूप से काफी सक्षम है, हाँ, और अनुभवी हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार चुनाव हारे जरूर थे लेकिन वो क्षेत्र को पहचानते भी हैं। तो ये इनके बारे में लेकिन थोड़ा मैं इसके बारे में बड़ी विचित्र बात सुनता हूँ जांजगीर चांपा के बारे में। पार्टी चाहती है शिव डहरिया को लड़वाना, शिव डहरिया चाहते हैं अपनी पत्नी को लड़वाना। पत्नी क्या चाहती है मुझको अभी नहीं मालूम है, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है। जी। प्रदेश कांग्रेस में वो सक्रिय रही हैं, शकुन डहरिया उनका नाम है। और ये क्षेत्र में थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि ये जांजगीर चांपा इलाका बसपा का भी अच्छा खासा प्रभाव वाला इलाका है। 1.5-2 लाख वोट तो इनको मिलते ही रहे, 1.5 लाख वोट। तो ये मुकाबला बड़ा नज़दीकी रहेगा, यहाँ थोड़ा सा कठिन रहेगा। बसपा की टिकट भाजपा तय करेगी? ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, टिकट देखना है किसको देते हैं। हाँ, ये कुल मिला के ये है। नहीं, कोई मुझको बोल रहा था कि भाजपा ही तय करेगी बसपा की टिकट। इस तरह के चर्चाएं तो बहुत कुछ है। अच्छा, ठीक है। यहाँ कांग्रेस का शिव डहरिया और उनकी पत्नी जी, यानी एक्चुअली पति और पत्नी का दोनों का रुपया पैसा तो एक ही जगह रहता है, दोनों में से जो भी लड़े काम आएगा वो, तो उस हिसाब से पति पत्नी में से किसी एक को लड़वाएगी कांग्रेस वहां से जी, ऐसे ही है ना जी। महंत जी से भी मेरी बात हुई थी, महंत जी ने कहा यही लोग सबसे काबिल हैं, यही लोग लड़ सकते हैं चुनाव, इस चुनाव में जो जरूरतें हैं उसको यही लोग पूरा कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि किसी गरीब को टिकट देंगे तो क्या वो आप ही के ऊपर चढ़ बैठेगा पैसा दो करके? तो उन्होंने कहा मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, ऐसा महंत जी का कहना था। मैं नहीं जानता कि महंत जी चंदा दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि अभी अगली सीट जो है ये हम कोरबा पे आ रहे हैं। कोरबा से डॉक्टर ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ रही हैं ये, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं भाजपा से। शशांक कोरबा, कोरबा में 2004 में चुनाव नहीं हुआ, उसके बाद ही परिसीमन में ये सीट बनी 2009 में। यहाँ पहला चुनाव हुआ कोरबा लोकसभा सीट में। यहाँ फिर उधर से निकल के दोनों इधर आ गए, जो 2004 में दोनों वहां थे जांजगीर चांपा में, वो दोनों इधर आ गए, करुणा शुक्ला और चरणदास महंत। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे चरणदास महंत 20,000 वोट से जीत गए करुणा शुक्ला से। इसके बाद ही करुणा शुक्ला शायद कांग्रेस में गई होंगी, ऐसा मेरा ख्याल है। ऐसे ही है। ये 2009 का हुआ, चरणदास महंत करुणा शुक्ला को हराकर 20,000 से जीते थे। 2014 फिर चरणदास महंत यहाँ से लड़े, उनके सामने बंशीलाल महतो थे। यहाँ पे चरणदास महंत 4,265 वोट से हार गए थे 2014 में, ऐसा ही था। इसके बाद 2019 का चुनाव आया। 2014 आपको ध्यान है ना, मोदी के सैलाब का चुनाव था। 2019 आया, 2019 में ज्योत्सना चरणदास महंत लड़ी, उनके सामने ज्योति नंद दुबे बीजेपी की थी। ज्योत्सना महंत 26,000 वोटों से जीती। 26,000 का महत्व इसलिए है कि इस सीट के बनने के बाद जो 3 चुनाव हुए उसमें सर्वाधिक लीड ज्योत्सना महंत की थी। इनका एक और महत्व था ज्योत्सना महंत का। 2019 के चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के 6 महीने के भीतर जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें छत्तीसगढ़ में 2 सीट, 11 में 2 जीती कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 29 में से 1 सीट जीती कमलनाथ की, उनके बेटे जीते वहां से। राजस्थान में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती। इन 65 सीटों में कांग्रेस ने कुल 3 सीटें जीती, महिला उसमें से अकेली थी ज्योत्सना महंत। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए सोनिया गांधी वगैरह संसद में इधर उधर हर जगह ज्योत्सना महंत को पहचानती हैं कि 65 सीटों में से, जहां तीनों जगह कांग्रेस की सरकार आ गई थी 2018 में, उसमें से छत्तीसगढ़ में जीतने वाले 2 में से 1 थी ज्योत्सना महंत, महिला इन तीनों राज्यों में 1 थी। बड़ा महत्वपूर्ण था ये सीट जीतना। अब यहाँ से इसके बाद 2023 के अगर विधानसभा को देखें तो इसमें 60,000 वोटों से कांग्रेस पीछे है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कोरबा संसदीय सीट में कांग्रेस
60,995, 61 बोलना ठीक होगा, 61,000 के गड्ढे में है जी, ऐसे ही है जी। अब यहाँ से किसको दी है टिकट? देखिए यहाँ से सरोज पांडे को अच्छा, सरोज पांडे को दी है जी। टिकट। और सरोज पांडे की उम्मीदवारी चर्चा में पहले से ही थी। अपने सांसद निधि का काफ़ी कुछ खर्च पिछले हफ्ते 2 हफ्ते 14,500 सांसद निधि थी सरोज पांडे के पास। 14 करोड़ 14.5 करोड़ सांसद निधि थी सरोज पांडे के पास, बाकी सांसदों के पास भी उतनी ही थी जी, उसमें शायद ढीला खर्च नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत खर्च हुआ था जी। एक हफ्ता पहले पिछले 10 दिनों में कोरबा संसदीय सीट में सरोज पांडे ने 12.5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। और मुझको जो पता लगा है वो है कि अफसरों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, इसको तेजी से प्रोसेस करो, तेजी से बांटो। अभी चुनाव आयोग की आचार संहिता जब तक नहीं है तब तक बढ़ सकता है तेजी से जी, लेकिन लिस्ट तो बीजेपी की कल आई है जी, सरोज पांडे ने तो जिस दिन 12.5 करोड़ यहाँ सैंक्शन किया जी, उसी दिन उन्होंने घोषित कर दिया था कि वो उम्मीदवार हैं कोरबा से। जी। ऐसा ही था। बिल्कुल। क्या रहेगा सरोज पांडे का वहाँ? देखिए अभी विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस कांग्रेस का वहाँ बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ, और सरोज के विरोध भी हो रहा है। हाँ, कि स्थानीय नहीं है। हाँ, स्थानीय मांग भी हो रही है कि स्थानीय को देना, लेकिन दरकिनार सब शिकायतों को नज़रअंदाज कर उनको टिकट दी गई है। तो सोनिया गांधी के अमेठी रायबरेली में ही पैदा हुई है? नहीं, लेकिन जो दावेदार थे वो तो तर्क देते हैं कि दुर्ग छोड़ के यहाँ क्यों आ रही है। हाँ, अपना एक वो है वजन है। मोदी जो है बनारस से लड़ रहे हैं जी, राहुल गांधी जाकर केरल से लड़ रहे हैं जी। मेरा ख्याल है सोनिया गांधी जो है बेल्लारी से या कहीं से लड़ी थी जाके। सरोज पिछले 6 महीने से हाँ। 6 महीने साल भर से उधर सक्रिय रही हैं। विधानसभा चुनाव में भी उनको कोरबा लोकसभा का ही प्रभारी बनाया गया था उनकी सीटों का। तो अभी से देख लो जाके, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो वहाँ काफ़ी कुछ घूम चुकी हैं, उनकी अपनी टीम बन चुकी है, इस तरह की है। और वो चुनाव लड़ना आता है, उनका अनुभवी है, लोकसभा रही है, राज्यसभा में रही है, 2 विधायक भी रही हैं, 2 बार मेयर रही है। मेयर का चुनाव, छोटे चुनाव ज़्यादा मुश्किल रहते हैं, जितना बड़ा रहता है चुनाव उतना आसान रहता है। जी। अच्छा, अभी थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आपको याद होगा ज्योत्सना महंत कांग्रेस की मतलब मोदी लहर में भी जीत इसलिए पाई थी क्योंकि वहाँ ट्राइबल इलाकों में बड़ी बहुमत में बड़े मत मिले थे। जैसे पाली थानाखार में, मेरे ध्यान ठीक याद नहीं आ रहा है, 61,000 की बढ़त मिली थी। इस बार हसदेव अरंड इलाके में पेड़ कटाई को लेकर नाराजगी है। बिल्कुल। और 40% ट्राइबल पॉपुलेशन है, वोटर हैं, ये मान लीजिए। तो इनके लिए बहुत आसान भी नहीं है, मतलब आसान क्या कठिन है। लेकिन हसदेव को लेके क्या कहें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों तो एक ही हैं। जी, नहीं, दोनों मौसेरे भाई टाइप के हैं। जी। मौसेरी बहन में नहीं बोलूँगा मैं, गलत काम करने वालों के लिए मैं मिसाल के तौर पर महिलाओं की मिसाल देने के खिलाफ हूँ। जी, मौसेरे भाई हैं दोनों। ये अभी जो भाजपा की सरकार आई इसने भी पेड़ कटवाए जी। और कहा कि तो पिछले सरकार के समय का आदेश है, हमने उसके ऊपर पालन किया। जी। जैसे कि भूपेश सरकार के हर आदेश पे ये पालन कर रहे हों। मैं इसी में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। एक सीट पाली तानाखार में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कब्जा है। हाँ। अभी ये देखना है, रामपुर में कांग्रेस है, ये देखना है कि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी उतारती है कि नहीं उतारती, क्योंकि 2019 में तो उतारी थी, करीब 37,000 वोट भी पाए थे। हाँ। अब इस बार उतारती है कि नहीं उतारती। इनका कोरिया जिला, कोरिया जो बड़ा इलाका कोरिया में भी रहता है, वहाँ उनको अच्छे वोटर भी मिले हैं विधानसभा चुनाव में भी। तो काफ़ी हद तक उन पर भी निर्भर करेगा कि वो क्या, उनकी क्या रणनीति रहती है, ये देखना है। सरोज मजबूत नेता हैं और इधर महंत जी की साख प्रतिष्ठा गांव में है, तो कहीं से कम बड़ा नजदीकी मुकाबला अच्छा रहेगा कोरबा का। इस पे हम आगे भी बात करेंगे। आज तो हम केवल कैंडिडेट के रूप में बात कर रहे हैं। सरोज पांडे बहुत बड़ा नाम है, छत्तीसगढ़ के नेताओं में बड़ा नाम है। अपने दमखम पर जो महिला इतना आगे बढ़ी है, जिसने लगातार चुनाव लड़े, लगातार संघर्ष किया, और अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो सरोज पांडे की छत्तीसगढ़ भाजपा में कोई लॉबी नहीं है, कोई उनके
पितृ पुरुष रहे हों, कोई गॉडफादर रहे हों, छत्तीसगढ़ भाजपा में ऐसा नहीं रहा जी। अपने दम पर ही आगे बढ़ी है वो। जी। अपने दम पर आगे बढ़ते बढ़ते सुबह घूमने निकली वो कोरबा पहुंच गई, इतना अपने दमखम पर आगे बढ़ती हैं। देखना है आगे क्या होता है चुनाव में जी। अब आते हैं हम बिलासपुर सीट पर। जी। बिलासपुर सीट से अरुण साव जी। जो कि अभी विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, ये वहां से सांसद थे। जी। ये साहू समाज से आते हैं अरुण साव, जी। नाम साव है उनका, लेकिन ये साहू समाज के भीतर ही आते हैं। जी। ऐसे ही है जी। इसका थोड़ा सा मैं इतिहास बतला दूं बिलासपुर का। 2004 का चुनाव, 2004 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर 81,000 से हारी थी और पुन्नूलाल मोहले ये यहाँ से सांसद बने थे 2004 में। 2009 में आ जाते हैं रेणु जोगी और दिलीप सिंह जूदेव, ये सबसे कड़ा मुकाबला था, ये सबसे बड़े बड़े दिग्गज थे ये दोनों। यहाँ पे 20,000 वोट से रेणु जोगी हार गई थी। दिलीप सिंह जूदेव बाहर से आए थे, जशपुर से आके यहाँ लड़े थे और ये 2009 की बात है, 20,000 से हारी थी रेणु जोगी। 2014 में आ जाते हैं मोदी लहर, ध्यान रखिएगा यहाँ से कर्णा शुक्ला कांग्रेस से लड़ी थी, जो इसके पहले तक भाजपा से लड़ते आई थी। कांग्रेस से लड़ी लखनलाल साहू, साहू समाज के ये भाजपा से लड़े, 2.25 लाख वोट से कर्णा शुक्ला हार गई थी। 2014 में तो अटल जी थे। हाँ थे, लेकिन थे ना, लेकिन जी थे जी। तो कर्णा शुक्ला जो है 2.25 लाख से ज्यादा वोटों से हारी थी यहाँ से कांग्रेस पार्टी की। चलिए अगला 2019 का चुनाव, ये मोदी का दूसरा चुनाव था। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सरकार बन गई थी तब तक छत्तीसगढ़ में, उनके सबसे पसंदीदा, भूपेश की अगली पसंद, असली पसंद अटल श्रीवास्तव, इनको कांग्रेस ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। अटल श्रीवास्तव को विधानसभा का नहीं दिलवा पाए थे भूपेश टिकट, ऐसे ही था जी। तो लोकसभा का दे दिया। यहाँ से अरुण साव भाजपा के 1,41,000 वोट से जीते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनके पसंद के व्यक्ति अटल श्रीवास्तव लड़ रहे थे। सीएम ने पूरी ताकत दांव पे लगा दी थी, लेकिन 1,41,000 से अरुण साव जीते थे जी। ऐसे ही था जी। इसके बाद हम आ जाते हैं विधानसभा चुनाव 2023 पर। भूपेश बघेल की सरकार थी, विधानसभा के चुनाव हुए। यहाँ पर 99,363, जरा सा 600 कुछ वोट कम थे, नहीं तो 1 लाख पूरा हो जाता। 1 लाख से कांग्रेस गड्ढे में थी जी। इस संसदीय सीट पे अभी कुछ महीने पहले। अब वहां से तोखन साहू को टिकट दे रही है जी भाजपा। तोखन साहू के बारे में मैं आपको, ये भाजपा के किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। सरल हैं बहुत, सीधे हैं बहुत, विनम्र हैं बहुत। मेरी ज़्यादा पुरानी मुलाकात इनसे नहीं है जी। ये लोरमी के विधायक रहे थे। ये 2013 में विधायक थे। हाँ 2018 में धर्मजीत सिंह वहाँ रहे। धर्मजीत सिंह, लेकिन धर्मजीत सिंह 18 के बाद ये वो जोगी कांग्रेस से हाँ। ये चुनाव हार गए थे। हाँ। इसके बाद जो धर्मजीत सिंह 2023 में तखतपुर से लड़े। हाँ। तो इनकी स्वाभाविक दावेदारी थी। हाँ। लेकिन अरुण साव के कारण इनकी दावेदारी अलग रह गई, जीते हुए नहीं थे उस वक्त यहाँ पे। ठीक, तो अरुण साव लोरमी से लड़े, और लोरमी से लड़ना जो चाह रहे थे, जिनकी स्वाभाविक दावेदारी थी, वो अभी लोकसभा लड़ रहे हैं अरुण साव की सीट से। ऐसा ही है जी। ये किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। ठीक, तो इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही मुझसे मुलाकात इनकी हुई थी। ये विनम्रता के साथ मुझसे मिलने के लिए, चाय पीने के लिए ऑफिस में आए थे। चाय पीते नहीं है, चाय पीने का बोल के आए और चाय पी भी नहीं है। बड़ा गड़बड़ मामला था, चाय पीते नहीं है ये, पता है आपको? नहीं पता है। बड़े सज्जन हैं, सरल हैं, और मुझको लगता है किसी चुनाव में किसी विनम्र के और सीधे साधे के जीतने की जो संभावना रहती है वो इनकी रहेगी जी। ऐसा लगता है मुझको। और क्या है इनके बारे में? देखिए क्या है कि वैसे यहाँ से टिकट के लिए अमर अग्रवाल भी प्रयासरत थे। हाँ। वो लोकसभा में जाना चाह रहे थे, और लेकिन पार्टी ने उनको ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा पुराने सांसद थे जो 2.25 लाख वोट से हराए थे इनको, कर्णा शुक्ला को। हाँ। लखनलाल साहू, तो वो भी टिकट के दावेदार थे। तो उनको सबको वो करते हुए
तोखन साहू को महत्व दिया गया। तोखन साहू किसान मोर्चा के हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और पहचान का कोई संकट नहीं है। और कांग्रेस से अभी समस्या है कि किसको उतारें। पहले ही ये कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव को सिर्फ ऑफर दिया गया, मना कर दिए, नहीं लड़ूंगा, मना कर दिए हैं। तो सीएम के सलाहकार थे प्रदीप शर्मा, उनका नाम उछल रहा है। उसके अलावा प्रमोद नायक जिला सहकारी बैंक के, उनका नाम चल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका नाम चल रहा है अरुण सिंह चौहान। इस तरह के 3 4 5 नामों के बीच में चल रहा है। कोई मजबूत या कोई ऐसा उछल के दावेदारी करता दिख नहीं रहा है। आप मजबूत नहीं है बोल रहे हो, इसमें मुझको थोड़ी सी आपत्ति है जी, क्योंकि प्रदीप शर्मा मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे 5 साल जी, भूपेश बघेल जी के सलाहकार रहे 5 साल जी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन जो 5 साल मुख्यमंत्री का सलाहकार रहा वो मजबूत नहीं है, इसको मैं नहीं मानता। एक तो इन 5 साल की वजह से, दूसरा इस वजह से भी नहीं मानता कि मुझको अखबार में नौकरी करते हुए प्रदीप शर्मा जी के साथ कुछ साल काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो मैं उनको मजबूत मानता हूँ यहाँ से कैंडिडेट जी। और मेरे ख्याल से उसमें कांग्रेस का एक ब्राह्मण कोटा भी पूरा होगा। नहीं, मजबूत का आशय मैं आर्थिक रूप से भी मजबूत देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये आज का ये पैमाना भी है कि तो कौन खर्च कर सकता है। भूपेश बघेल जी के सलाहकार 5 साल रहे, फिर भी वो लोकसभा चुनाव लड़ने के देखिए क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ। यहाँ कुछ अभी पर्यवेक्षक आए हुए थे, प्रगट सिंह, और ये वो दावेदार मिल भी रहे थे, तो उनसे पहला सवाल ये था कि आप कितना खर्च कर सकते हो। तो कुछ हद तक ये है। तो अब इनका कोई दूसरे स्कैंडल में नाम नहीं आया प्रदीप शर्मा जी का। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे वैसे होंगे। मैं नहीं जानता भाई, शशांक तिवारी जी प्रदीप शर्मा जी को एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। इन लोगों के आपस की बात है, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। इनके घर परिवार की, इनके समाज की आपस की बात है, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं शशांक की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। नहीं, मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ। लोकसभा विधानसभा में तो लोकसभा में करीब 10-15 करोड़ जो खर्च सीमा तो 2 करोड़ की रहती, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा खर्च होता है। तो उतना जुटाना आसान भी नहीं होगा। जैसा भूपेश बघेल जी ने अपना सलाहकार बनाया, मुझको लोग बोलते हैं एक थाली में खाना खाते थे प्रदीप शर्मा के साथ। प्रदीप शर्मा आयुर्वेदिक दवाइयों के जानकार हैं, भूपेश बघेल को दवाइयाँ देते थे, तरह तरह की उनका इलाज करते थे। आप बोल रहे हो कि उनके पास खर्च की कमी रहेगी। शशांक कुछ थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट कंसेशन नहीं दे रहे हो आप प्रदीप शर्मा को। खैर, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। अपन अगले सीट पे चलें, राजनांदगांव। राजनांदगांव बड़ी दिलचस्प सीट है। यहाँ 2004 का चुनाव जब हुआ तो यहाँ से देवव्रत सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 14,000 वोटों से हार गए थे प्रदीप गांधी से। लेकिन देवव्रत की आह लगी थी कुछ प्रदीप गांधी को, ऐसे ही था जी। प्रदीप गांधी निपट गए जी। कुछ कैश फॉर क्वेश्चन, ऐसा जी। सवाल पूछने के लिए रुपया पैसा जी। उसमें सदस्यता चली गई प्रदीप गांधी की। ऐसा ही हुआ जी। छत्तीसगढ़ से सदस्यता जाने वाले यही एक सांसद थे, टोटल 11 सांसद, बाकी लोग बच गए थे कुछ जी। ये चले गए थे प्रदीप गांधी जी। मुझको थोड़ा तकलीफ हुई थी क्योंकि मेरे दादा का घर और प्रदीप गांधी के मामा का घर अगल बगल है रायपुर के गुड़ियारी में, तो थोड़ा जान पहचान का वो था, परिवार था। चले गए, मैं क्या कर सकता हूँ, पैसा तो उन्होंने लेने की बात की थी, मैं तो बचा नहीं सकता उसमें। और 2009 का चुनाव, देवव्रत सिंह फिर से कैंडिडेट, फिर कांग्रेस के, 1,19,000 से हार गए थे भाजपा के मधुसूदन यादव से जी। मधुसूदन यादव, मधु भैया कहते हैं वहाँ के नौजवान लोग नांदगांव के जी। लोकप्रिय कैंडिडेट रहे ये जी। नहीं जी। ये सांसद थे, लेकिन इनके सांसद रहते हुए 2014 में इनकी टिकट काटकर अभिषेक सिंह को टिकट दी गई थी जी। डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को जी। जीत गए थे, वो भी 2,35,000 वोटों से जीते थे, जो आज तक का राजनांदगांव संसदीय सीट का रिकॉर्ड है। 2,35,000 का। मैं राज्य बनने के बाद के ही आंकड़े लेके बैठा हूँ, इसके पहले का दिखा के मुझको गलत मत साबित कीजिएगा। यहाँ से कमलेश्वर वर्मा कांग्रेस के थे जो हार गए थे, ठीक है शशांक जी। ये मोदी वाला चुनाव था, 2,35,000। अभिषेक सिंह सांसद बन के चले गए थे दिल्ली।
इसके बाद 2019 का चुनाव, मोदी का दूसरा चुनाव था, इसमें भोलाराम साहू कांग्रेस के थे और संतोष पांडे भाजपा के थे। संतोष पांडे 1,11,546 वोट से जीते थे। इन्हीं को दोबारा टिकट दी है बीजेपी ने। और मैं एक लाइन में गिना दूं आपको कि विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस यहाँ से कुल 30,000 वोटों से पीछे थी कांग्रेस। यहाँ से इस लोकसभा सीट की कुछ एक विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती भी हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अब क्या है ये संतोष पांडे को जो दी गई है टिकट, क्या है इसका राज? देखिए, संतोष पांडे संघ की पसंद का है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और वैसे टिकट की दावेदारी अभिषेक सिंह भी कर रहे थे, काफ़ी सक्रिय थे, कार्यक्रमों में जा रहे थे, उनके लोग मान रहे थे कि टिकट मिलेगी। इसके अलावा मधुसूदन यादव भी कोशिश कर रहे थे। स्वाभाविक है कि विधान सांसद रहे हैं तो बाकी दावेदारी बनती है, क्योंकि जब किसी पार्टी के पक्ष में हवा रहती है तो एक अनार 100 बीमार टाइप का रहता है। जी। इसके अलावा पहले प्रयोग ऐसा कांग्रेस भाजपा कर चुकी, सारी सीटें बदल चुकी हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सारे उम्मीद पाले रहे थे कि टिकट बदल सकती हैं, लेकिन इस मामले में संतोष पांडे भाग्यशाली रहे कि उनकी टिकट नहीं बदली गई। सक्रिय बहुत हैं और मुखर हैं, सबसे तेज तर्रार हैं, और इनको बस्तर का प्रभारी बनाया गया था विधानसभा चुनाव के समय। तो बस्तर में अच्छा रिजल्ट आया, 12 में से 8 सीटें आई। विधानसभा अभी लोकसभा में यहाँ मुकाबला कांटे का रहेगा, ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है। वजह यह है कि विधानसभा चुनाव का जैसे आप नतीजे देख रहे हैं, कुछ सीटें कांग्रेस जीती भी है राजनांदगांव संसदीय सीट के भीतर जी। लेकिन कैंडिडेट कौन रहेगा कांग्रेस का यहाँ? कांग्रेस से जो मोटे तौर पे पहला नाम जो चर्चा में आया है वो है भूपेश बघेल का। हाँ। भूपेश बघेल के उनके सबसे करीबी वहाँ गिरीश देवांगन राजनांदगांव शहर से चुनाव लड़े थे। हालांकि वो 47-48 हज़ार वोट से हारे, बुरी हार गए। लेकिन अभी काफ़ी बूथवार जानकारियां उन्होंने एकत्र की। डॉक्टर रमन सिंह से थे। डॉक्टर रमन सिंह से थे। रमन सिंह का कद शरीर के रूप से भी बड़ा है और राजनीति के रूप से भी बड़ा है। लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिष्ठा भी तो दांव में लगाई थी। प्रतिष्ठा और पैसा दोनों। ये नहीं कि मैं लड़ रहा हूँ, ये सार्वजनिक तौर पे कहा था। मैं जो नांदगांव के चुनाव में जो गिरीश देवांगन के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जो लिफाफे वहाँ बंटने की जो किस्से कहानी मैं सुन रहा हूँ, गजब के हैं वो। मुझको अफसोस हो रहा है कि मैं नांदगांव से पत्रकार क्यों नहीं हूँ। खैर, हाँ। तो अब ये यहाँ से डिप्टी सीएम खुद सक्रिय हैं, विजय शर्मा। और बाकी मुख्यमंत्री का नाम तो आ ही रहा है, कांग्रेस से जो अपन जिक्र कर रहे थे अधूरा रह गया था। इसके अलावा स्थानीय दावेदार हैं। एक नाम छन्नी साहू का है, जिनके टिकट काट दी गई थी। मैं देख रहा हूँ जी कि भोलाराम साहू जी 2019 में टिकट मिला जी कांग्रेस के तरफ से जी। ये पहले खुज्जी से विधायक थे। इनका काट के छन्नी साहू को दिया गया था जी टिकट जी। अब इस बार छन्नी साहू के काट के भोलाराम को दिया गया है जी। अब भोलाराम की जगह छन्नी साहू उम्मीदवार बन सकती हैं लोकसभा में, क्योंकि पिछली बार भोलाराम साहू तेज तर्रार हैं। छन्नी साहू बहुत तेज तर्रार। मुझको एक बार फिर छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा छन्नी साहू को, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो जी। वो छत्तीसगढ़ी हैं, छत्तीसगढ़ी बोलती हैं जी। और मेरा ऐसा ख्याल है छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली मनरेगा मजदूर रहेगी जो संसद का चुनाव लड़ेगी जी। ऐसा ही है जी। इसके अलावा जो पर्दे के पीछे जो एक चर्चा और भी आ रही है कि अभी ताम्रध्वज साहू भी थोड़ा सा नज़र गाए हुए हैं। अगर दुर्ग से किसी कारण चेंज हो गया उनका नाम, तो नांदगांव उनकी पहली पसंद होगी। तो ये क्या 3-4 सीट से लड़ेंगे ताम्रध्वज? वो महासमुंद से भी लड़ने की बात चल रही है, दुर्ग तो है ही जी, नांदगांव से भी। तो थोक में रुमाल ले आए हैं क्या? सब सीट में एक एक रख देंगे ऐसा जी? अभी तो कहना उसके लिए टिकट कहाँ से मिलती है। हाँ। लेकिन वो नज़र उनकी वहाँ भी है ऐसा जी। काफ़ी यानी वाइड एंगल लेंस रहता है ना कैमरे का, जो यहाँ से यहाँ तक कवर करता है ऐसा जी। ऐसे ताम्रध्वज की नज़र है जी। दुर्ग में बैठे हैं जी,
इधर देखते हैं ऐसा तो इधर महासमुंद देख रहा है, इधर देखते हैं तो नांदगांव दिख रहा है, ऐसा है। दुर्ग तो है ही अपना। दुर्ग तो है ही। इसके अलावा वहाँ स्थानीय मांग ज़्यादा हो रही है कि स्थानीय लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे नाम भी आ रहे हैं, भागवत साहू और भी जो दूसरे नाम हैं, कुलवीर छाबड़ा जो टिकट से वंचित रह गए थे, गुरमुख के कुछ भांजे भतीजे कुछ लगते हैं, जीतू मुदलियार, ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं जो टिकट के विधानसभा टिकट के दावेदारी कर रहे थे, वो लोकसभा की तरफ भी देख रहे हैं। ठीक है, अखबार का काम भी देखना है नीचे जाकर। आज की ये बातचीत थोड़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, आप भी सुनते सुनते एक बार में थक जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं इतना लंबा मत बनाया करो, रात को सुनने के लिए बैठता हूँ, घर वाली गाली देती है कि कितने देर तक सुनते रहोगे। तो मैं इस बातचीत को आज यहाँ पे रोक रहा हूँ। हमने अभी तक 6 सीटों पे चर्चा की है, 5 सीटें बाकी है। आपने अभी राजनांदगांव तक का सुना, इसके आगे की 5 सीटों पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, तुरंत ही करेंगे। हो सकता है कि हम कल ही उसको पोस्ट कर दें अगले एपिसोड को। तो आप देखते रहिएगा हमारी बातचीत को। अगर ये आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बांटिएगा। चुनाव सामने हैं, आपको दिलचस्पी रखना चाहिए, तभी आप अच्छे मतदाता साबित होंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात यह कि नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिख भी सकते हैं, हमारे कार्यक्रम पे लिख सकते हैं, बीजेपी की पसंद पे लिख सकते हैं, कांग्रेस के संभावित लोगों पे लिख सकते हैं। दिलचस्प रहता है उसको पढ़ना। एक छोटी सी अपील आपसे यह है कि अगर आप गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का शौक रखते हैं तो जान लीजिए कि कैंसर भी आपके जैसे लोगों का शौक रखती है। छोड़ दीजिए इसको, अपने परिवार पे मेहरबानी कीजिए। आप इनको नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर भी आपको नहीं छोड़ेगा। सोच लीजिए ज़रा। फिर अगले एपिसोड में हम मिल रहे हैं आगे की सीटों को लेकर।